स्टूडेंट, तो हम आज आपके लिए फिर से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं डिप्लोमा सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथ्स सेकंड। आपको हमने अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट के 7 पार्ट पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अप्लाइड मैथमेटिक्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 का 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनको देख लीजिए। स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2018 समर का। ये कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच है और सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ्स सेकंड। तो इसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स के हैं उनको करवाएंगे, उसके बाद सेक्शन बी 6 मार्क्स के हैं उनको करवाएंगे, और उसके बाद सेक्शन सी जो कि 10 मार्क्स के आते हैं उनको करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इस बार आपके लिए कोरोना की वजह से अपॉर्चुनिटी ये है स्टूडेंट की जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको सीधे 10 मार्क्स का होगा, और सेक्शन सी में पहले जो है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता था और 7 में से 5 करने होते थे। इस बार आपके लिए एक बोनस के रूप में दिया जा रहा है कि आपको 7 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। तो इसका फायदा उठाइए स्टूडेंट और अपना बैक क्लियर करिए, जिससे कि आपको आगे मैथ्स में बैक की समस्या ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मीन्स पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 10 आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ fx is equal to log x base e then so that fu into v is equal to log u base e plus log v base e। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है कि यदि fx बराबर log x base e तो दिखाइए कि fuv बराबर log u base e plus log v base e होता है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको गिवन है और ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कैसे इसको करना है। देखिए ध्यान से देखिए, गिवन दैट सबसे पहले वो लिखो जो आपको दिया हुआ है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है कि fx बराबर है log x बेस e। ये x है, यहाँ पे जो नीचे लिखा जाता है log के नीचे उसको बेस कहते हैं। ठीक है, बेस यहाँ पे e है। ठीक है, log x बेस e। अब जब fx बराबर log x बेस e है तो हमें ये फाइंड करना है log u भी बराबर ये होना चाहिए। तो जब therefore जब fx बराबर ये है तो f u इंटू भी बराबर क्या होगा, log u भी बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे fx है, यहाँ पे f u भी है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। x की जगह पे फंक्शन के f के अंदर, f मतलब फंक्शन के अंदर यहाँ पे x है तो x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन के अंदर u भी आ गया। तो जब x की जगह पे यहाँ पे u भी आ गया तो राइट साइड में भी x की जगह पे u भी रख देंगे और सब एज इट इज रहेगा। x की जगह पे u भी आ गया तो यहाँ पे भी x की जगह पे u भी रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना। log और बेस e सेम रहेगा, log u भी और बेस e। x की जगह पे u भी रख दे, क्योंकि यहाँ पे x की जगह u भी रखा तो यहाँ पे भी x की जगह u भी रखना पड़ता है। ठीक है, यही आपकी फंक्शन की प्रॉपर्टी है। बस अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ u भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, इज इक्वल टू log u इंटू भी। दो लॉग में जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट लॉग की प्रॉपर्टी है कि 2 नंबर m इंटू n, अगर इस टाइप से log m इंटू n 2 नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो उनको अलग अलग लॉग के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इंटू वाले में प्लस का चिन्ह लग जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए log m, इस m के साथ अलग लॉग लगा दो और n के साथ अलग लॉग लगा दो, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और log m और log n, लेकिन बीच में अगर यहाँ पे इंटू में है m और n तो यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, और दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट कि m बटे n अगर है, ठीक है, m बटे n अगर है, यहाँ तो m और n मल्टीप्लाई में है और यहाँ m और n डिवाइड में है। ठीक है, तो जब m और n डिवाइड में होते हैं तो यहाँ पे भी log को अलग अलग m पे और n पे लगा सकते हैं, log m और log n। जैसे हमने log m log n यहाँ किया, log m log n यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस से आया था, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आएगा स्टूडेंट,
जब डिवाइड में होते हैं तो माइनस आता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे इसको। m इनटू में है तो प्लस आता है, अब डिवाइड में है तो माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इनटू में है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं इसका सॉल्व। लॉग u इंटू भी क्या हो जाएगा, लॉग u बेस ई प्लस लॉग भी बेस ई u। जैसे m और n अलग अलग किया, u और v अलग अलग लॉग में लगा दिया और बीच में प्लस का चिन्ह क्योंकि इनटू में था, और यही आपको सिद्ध करना। देखिए तो यही आपका प्रूव्ड हो गया या आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इसको सॉल्व करके क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हिंदी में यही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। मतलब इसका मान बताना है, इसका मान क्या है, इसको सॉल्व करके। लिमिट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ लिमिट का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। डिटेल लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, या हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बटे x, ये है, हाँ आपके पास ये है, ठीक है। बाहर से लिमिट लगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये अंदर फंक्शन है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसको हल करना है, कैसे करेंगे। तो लिमिट का देखिए स्टूडेंट, लिमिट के अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब भी लिमिट का क्वेश्चन चेक कर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिस में क्या करते हैं कि जो फंक्शन आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर उसमें x की जगह 0 रख देते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ना, तो इसलिए x की जगह पे 0 रख देते हैं, तब आंसर आ जाता है। अगर वहां से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो पहले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाना पड़ता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 7 प्रकार की होती है स्टूडेंट, जैसे कि 0/0 की कंडीशन आती है, या इन्फिनिटी की कंडीशन आती है, या 1 की पावर इन्फिनिटी की कंडीशन आती है। ये इस प्रकार से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि लिमिट रख देते हैं अंदर। क्या करते हैं, x की जगह 0, x टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह 0 रख दो। इसमें x टेंड्स टू 1 होता तो x की जगह 1 रखते, ठीक है। x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0 का मतलब x की जगह इस फंक्शन में 0 रख दो। जरा 0 रख के देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो अलग से रफ में देख लो साइड में, a की पावर क्या हो जाएगा फंक्शन के अंदर, देखो a की पावर x की जगह 0 रख दिया ना, -1 बटे x की जगह 0 रख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा a की पावर 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट, बताइए, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है, बता सकते, वेरी गुड, कुछ तो बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें पता था या नहीं था, ठीक है। a की पावर, किसी की भी पावर 0 है, राधिका की पावर 0 भी 1 होता है और रमेश की पावर 0 भी 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। अगर किसी के ऊपर 0 चढ़ जाए ना तो वो 1 हो जाता है। तो a की पावर 0 1 -1 तो है अपनी जगह, बटे 0 है, 1 में से 1 गया 0, 0/0। तो स्टूडेंट ये 0/0 की फॉर्म आ रही है, 0/0 की, 0/0 आ रहा है ना लास्ट में। तो जब 0/0 की फॉर्म आती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट x की जगह 0 नहीं रख सकते हैं, पहले इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना होगा। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हटती है, देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, इज इक्वल टू, जब 0/0 की फॉर्म आए या इन्फिनिटी की फॉर्म आए तब एल हॉपिटल रूल, उसको ऐसे एल हॉस्पिटल पढ़ते, एस आता है, हॉस्पिटल है लेकिन इसको पढ़ा ये एल हॉपिटल रूल जाता है ना। एक एल हॉपिटल रूल होता है, उसको लगा सकते हैं जब 0/0 की फॉर्म हो और इन्फिनिटी की फॉर्म हो, तब एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, हाँ एल हॉपिटल रूल कैसे लगेगा, देखिए स्टूडेंट, बाहर जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 तो अपनी जगह पे है, अंदर जो ब्रैकेट का है उसमें क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए, अंश और हर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी लिमिट होती है x टेंड्स टू 0 है ना, तो x के सापेक्ष अंश का भी हर का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष, ठीक है। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx a की पावर x,
और e की पावर x का क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर ये भी नहीं पता तो डिफरेंशिएशन का डिटेल लेक्चर हमारे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई। ये आपको याद रखना होता है भाई, ठीक है, याद रखना होता है। ए की पावर एक्स का ये होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया हमने, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है, माइनस, फिर माइनस है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के सापेक्ष? कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और अपॉन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपका हेल्प, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, और ये तो हो गया, अंदर क्या बचा, a की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई बचा, बस अपॉन 1 तो लिखो चाहे लिखो, -0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट जो है इसमें अब इंडेटरमिनेट फॉर्म हट गई, आप अब x की जगह 0 डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट हट जाएगी, फिर x की जगह 0 रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब a की पावर x की जगह 0 रखो इंटू लॉग ए बेस ई, और a की पावर 0 अभी हमने आपको बताया 1 होता है, तो बचा क्या क्यों, लॉग ए बेस ई। अब 0/0 की कंडीशन नहीं हो रही ना, तो लॉग ए बेस ई आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू a x स्क्वायर देन सो दैट x dy बटे dx बराबर 2y। देखो y बराबर ax स्क्वायर क्या है, क्या है ये बताइए स्टूडेंट। ये सिंपल समीकरण है, दो वेरिएबल वाली समीकरण है, इक्वेशन है। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल टू का चिन्ह हो और वेरिएबल भी हो, उसको इक्वेशन कहते हैं। तो y बराबर ax स्क्वायर दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। और ये क्या है स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश, अवकल समीकरण किसे कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल भी हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बटे dx भी हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका डिटेल लेक्चर जानना है तो बहुत अच्छे से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे दे देंगे स्टूडेंट, उसको डिटेल लेक्चर में देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छा मजा आएगा, उससे और क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन है सिंपल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि यदि y बराबर x स्क्वायर तो दिखाइए कि x dy बटे dx बराबर 2y होता है। तो मतलब आपको ये दे रखा है कि y बराबर x स्क्वायर है, तो आपको सिद्ध करना है ये, मतलब सिंपल इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, एक सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए आता है तो 10 मार्क्स का आता है स्टूडेंट, ठीक है। इस बार तो 25 मार्क्स का आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स का है ये। तो सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। जो गिवन है आपको सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ ये है कि y बराबर ax स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। y बराबर ax स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें ये देखना होता है स्टूडेंट कि x और y तो वेरिएबल है, a क्या है, a क्या है। अगर यहाँ पे 2 होता तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और अगर a b c है तो उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, हिंदी में इसको कहते हैं स्वेच्छ अचर, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है ना, a b तो नहीं कहीं पे, c तो नहीं, एक ही है। आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होते हैं उतनी बार उस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है सबसे पहले, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें dy बटे dx चाहिए ना, तो x के सापेक्ष करते तो x नीचे आता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, जिसका करते हैं वो ऊपर आता है। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बटे dx आएगा। तो जब x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, dy बटे dx। y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बटे dx होता है, ये तो पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इज इक्वल टू a आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, a फिक्स रहता है, जैसे कांस्टेंट रहता है ये भी ऐसे ही रहता है, इनटू
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, 2x होगा। ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। 3 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, यहाँ पे भी 2 आगे आ जाए, एक पावर कम हो जाएगी, 1 रह जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब आपको जो मिला है वो ये ही मिला है स्टूडेंट कि dy बटे dx बराबर a इंटू 2x, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या होता है कि हमें ये चाहिए ना a, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है कहीं आपको, a नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हमें समीकरण 1 और 2 की हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना है। गायब कैसे करेंगे, आप समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रख दो, गायब हो जाएगा। यहां समीकरण 1 से a का मान क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को बटे में ले जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा, y बटे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो a बराबर y बटे एक्स स्क्वायर समीकरण 2 में रख दीजिए। 1 and 2 एम्प्लाई समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे अगर तो 2 क्या है dy बटे dx है इज इक्वल टू a की जगह पे y बटे एक्स स्क्वायर रखेंगे इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां से x से एक x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला है ना, कट गया ना। अच्छा, अब ये x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां आ जाएगा तो x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2y, हाँ 2y। देखो प्रूफ, हाँ यही प्रूफ करना है, ये प्रूफ हो गया इसमें, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे। कैसे करना है देखो, यहां पे तो ये समझ में आ गया, लेकिन अगर इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। अगर 2 कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट होता है, एक कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे स्टेप में आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना होता है समीकरण 1 और 2 की हेल्प से। उसको गायब करने के बाद अपने आप आपका आंसर आ जाता है जो आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,1 ऑफ द कर्व दिस। इस कर्व देखिए हिंदी में देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 14 के बिंदु 3,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आप नोट कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो मैं बोलता हूँ नोट कर लिया करें, अगर नहीं किया तो रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट ये क्या कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि एक वक्र है, ये वक्र है, हाँ वक्र कर्व, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 14। वक्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का मान लीजिए ये कोई वक्र है। इस वक्र की समीकरण है आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 14, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पर एक पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 3,1, ये देखो ये 3,1 दे रखे, और इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, हाँ इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, ये स्पर्श रेखा है ना, और ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए ये क्या है, इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, टेंजेंट बोलते हैं इसको, हाँ। इसके लिए भी डिटेल लेक्चर आपको जानना है तो स्ट्रेट लाइन का डिटेल लेक्चर हमारा देख लीजिए, इसके आगे हम दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अब ये जो स्पर्श रेखा है इसकी ढाल बतानी है कि ये एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है और उसका tan, मान लीजिए थीटा डिग्री का बना रहा है तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, m से डिनोट करते हैं ढाल को, m बराबर tan थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा स्टूडेंट, तो इसलिए tan थीटा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ढाल tan थीटा भी होती है, ढाल dy बटे dx भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें dy बटे dx निकालना होगा क्योंकि थीटा नहीं दे रखा है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस पॉइंट पर 3,1 ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्ञात करना है या स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी, जो आप जानते हैं उसी के अनुसार चलो। स्पर्श रेखा की प्रवणता भी बोलते हैं इसको, और स्पर्श रेखा की ढाल भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे देखिए इसका जो स्लोप होता है वो होता है dy बटे dx एट पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट दे रखा है x1, y1, ये आपको याद रखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है dy बटे dx एट पॉइंट x1, y1, बस ये अगर याद है तो हो गया। फिर मतलब
अगर ये आपको याद है तो आपको क्या करना होगा कि भाई dy बटे dx निकालना होगा पहले, और फिर इस पॉइंट इन 3,1 उसकी जगह रखना होगा बस। अच्छा, तो गिवन कर्व इज, दिया हुआ वक्र क्या है, वो है आपका x² प्लस 5y² इक्वल टू 14 है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 2x प्लस 5y², हाँ 5 तो अपनी जगह पे है, इनटू y² का 2y होगा, और फिर y का फिर से होता है डिफरेंशिएट dy बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो dy बटे dx भी आता है y का, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता आपको होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप dy बटे dx निकालो, 2x को उधर ले जाओ आप, तो यहाँ 5 दूना 10 हो गया, 10y dy बटे dx बराबर माइनस का 2x, प्लस का 2x उधर जाएगा राइट साइड बराबर के, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल रहा है स्टूडेंट dy बटे dx बराबर 10y, इसके बटे में ले जाएंगे तो माइनस का 2x बटे 10y, और 2 से 5 10 काटेंगे तो 5 आएगा, मतलब माइनस का x बटे 5y आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब dy बटे dx तो आ गया, अब क्या ज्ञात करना है, अब क्या ज्ञात करें, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट m से डिनोट करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देन नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर होता है स्टूडेंट dy बटे dx एट पॉइंट 3,1, यहाँ पे x1, y1 है, तो यहाँ पे 3, जो पॉइंट दे रखा है उस पे, ठीक है। तो स्लोप m बराबर dy बटे dx एट पॉइंट 3,1, तो जो dy बटे dx आपको दे रखा है ना, उसमें x की जगह पे देखो, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 रख दो, जो आपको dy बटे dx दे रखा है, तो वो है माइनस x बटे, x की जगह पे 3 रखो बटे 5y, 5 इंटू y, y की जगह पे 1 रखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 बटे 5, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, m बराबर dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1। तो कहने का मतलब है जो कर्व आपको दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके dy बटे dx निकाल लो, और फिर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर dy बटे dx एट पॉइंट 3,1। तो जो dy बटे dx होगा उसमें x की जगह पे पहला पॉइंट और y की जगह पे दूसरा पॉइंट रख दीजिए, जिस पॉइंट पे निकालना है, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर x² प्लस a² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि जो इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन अंडर x² प्लस a² है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, तो ये एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन में। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का है तो एज ए फॉर्मूला ही याद रखिए इसको, यहाँ पे इसको वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर वैल्यू मतलब प्रूफ करके फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका मान जो भी फॉर्मूला है वो रख दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 6 मार्क्स का होता तो आपको ये ड्राइव करना होता। उसके लिए स्टूडेंट ये कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है, इसके डिटेल लेक्चर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इंटीग्रेशन के हमने बहुत अच्छे लेक्चर अपलोड करे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के आगे इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका डिटेल स्टडी जरूर कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² dx बराबर होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, log x प्लस और एज इट इज ये पूरा रख दीजिए, log x प्लस एज इट इज x² प्लस a², बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। और प्लस सी तो इसमें अपनी तरफ से लगा दिया जाता है, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो log x प्लस एज इट इज ये, और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि चलो इस बार तो ये आ गया, हो सकता है कि अगली बार आपको जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें आपको ये हो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a², बीच में माइनस हो तो क्या होगा फिर, तो इसका भी देखिए प्रूफ करना है। अगर इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, दिस इक्वल टू दिस कैसे प्रूफ करना है, इसका डिटेल लेक्चर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको कि कैसे ये सिद्ध होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा,
फिर भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं, log x प्लस तो रहेगा ही रहेगा, और फिर एज इट इज ये आ जाएगा प्लस की जगह, मतलब इसकी जगह ये आ जाएगा और कुछ नहीं होना, बस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। प्लस सी तो इंटीग्रेशन में लगता ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए पहले आ जाए बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ a पहले आ जाए और x बाद में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज, क्योंकि प्लस का चिन्ह जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a पहले लिखो या x पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, a पहले और x बाद में लिखने का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो इसका स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a है, बस और कुछ नहीं है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये तीनों याद रख लीजिए, कोई सा भी इनमें से पूछा जा सकता है, बस, ठीक है ना। और डिटेल लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन माइनस a टू a, लोअर लिमिट माइनस a, अपर लिमिट a, fx dx बराबर 0 इफ fx इज डैश डैश डैश, fx क्या होगा ये जानना चाह रहा है, डैश डैश मतलब ये जानना चाह रहा है, ठीक है। मतलब डेफिनिट निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx बराबर 0 यदि fx का मान होगा, क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो कब 0 होगी इसकी वैल्यू? जब fx का मान ये होगा। fx का मान क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 हो? fx कैसा होगा कि इसकी वैल्यू 0? देखिए इसमें स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको 7 प्रॉपर्टी हमने करवाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। जब आप इंटीग्रेशन की 7 प्रॉपर्टी आप समझ लेते हैं तो उससे आगे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसमें उसी में से एक प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में दे दी गई है कि आपको ये प्रॉपर्टी याद, ये इसलिए दी गई है कि आपने प्रॉपर्टियां याद करी है या नहीं करी है, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी आपको चेक करने के लिए दी गई है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है अभी हम केवल इतना बताएं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। तो होता क्या स्टूडेंट कि जैसे कि जब कोई इस टाइप की इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a या माइनस 2 से 2, माइनस 5 से 5, माइनस 1 से 1, ये माइनस b से b, मतलब a और a दोनों सेम रहता है, यहाँ माइनस रहता है यहाँ प्लस रहता है, बस इतना होता है, ठीक है। और fx dx बराबर, अब इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है जैसे कि यहाँ पे है, या फिर इसका मान 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a, मतलब माइनस a टू a की जगह 0 टू a हो जाता है और 2 आगे आ जाता है, और fx dx, बस या तो इसका मान, इस पूरे का मान 0 होगा या इसका मान ये होगा, इन दो में से एक होता है। 0 कब होता है? 0 तब होता है जब fx इज ऑड फंक्शन, जब fx विषम फलन हो, विषम फलन, ठीक है। और ये तब होता है जब इफ, यहां पे इफ लिखो, इफ fx इज इवन फंक्शन, जब fx जो है सम फलन हो, सम फलन और ये विषम फलन, ठीक है। अब सम फलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, इसमें देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये सम फलन है, और fx इज इक्वल टू एक्स क्यू जो है ये विषम फलन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब क्यों है ये? होता क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो यहां से यहां जाएंगे तो ऊपर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, और जो एक्स क्यू का ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, एक्स क्यू का ऐसे, ठीक है। तो ये इस एरिया में तो नेगेटिव हो गया और इस एरिया में पॉजिटिव हो गया, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाता है, इसीलिए ये 0 होता है और ये दुगना हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये तो आपको डिटेल लेक्चर में ही समझ में आएगा स्टूडेंट, ये मैंने ऐसे थोड़ा सा बताया कि समफलन एक्स स्क्वायर है, विषमफलन एक्स क्यू है, ठीक है। सम विषम फलन क्या होता है इसका डिटेल लेक्चर हम इंटीग्रेशन में दे देंगे या इंटीग्रेशन में दे रखा है, ठीक है। अब आपको केवल ये समझना है कि इंटीग्रेशन माइनस a टू fx dx बराबर 0 कब होता है और ये कब होता है। 0 तब होता है जब fx ऑड फंक्शन है, और 2 टाइम्स ऑफ दिस ये होता है, तब होता है जब fx इवन फंक्शन है। तो ये fx 0 है तो इफ fx, इसका मतलब fx क्या है? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। आंसर केवल आपको ऑड फंक्शन लिखना था, या हिंदी वाले विषम
विषम फलन लिखेंगे, ठीक है, विषम फलन। तो ये 0 इसलिए है क्योंकि एफ एक्स विषम फलन है, बस आंसर केवल विषम फलन या ऑड फंक्शन है और कुछ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये 2018 समर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए। और उसके अलावा और भी हमने अप्लाइड फर्स्ट के जो क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं उनको देख लीजिए। और इनसे रिलेटेड जो डिटेल लेक्चर हमने बताए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको भी अच्छे से देख लीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए। इस बार बहुत अच्छा चांस स्टूडेंट आपके पास कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स का मिल रहा है और 7 में से मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं जबकि 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसका फ़ायदा उठाइए और अपनी मैथमेटिक्स की बैक क्लियर करिए। और समय भी हो चुका है स्टूडेंट, तो हम अब चलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इसको अच्छे से पढ़िए, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तो लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, मेहनत करनी होगी आपको, ठीक है। जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से आपको भी मेहनत करनी है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी मैथ्स की बैक कैसे क्लियर हो, उसको और अच्छे से मेहनत करके निकालिए। और एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के हमारे वीडियो लेक्चर आपको देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कभी भी कहीं भी खोल लिया, या ऐसा नहीं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। उससे अच्छा से देखना ही नहीं चाहिए। देखना है तो एकांत में बैठ के बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि कोविड का चक्कर चल रहा है और पेपर देने जब जा रहे हैं तो अच्छे से पेपर दीजिए। मास्क का ध्यान रखिए, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।